हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले डेरिवेशन में चल रहे हैं। लास्ट टर्न हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करा था। आज हम इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करेंगे। जैसा यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिगर यहां ड्रॉ किया है बच्चों। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज पॉइंट ए पे, प्लस क्यू चार्ज पॉइंट बी पे, सेपरेशन 2L, सेंटर से माइनस क्यू एल डिस्टेंस पे, सेंटर से प्लस क्यू एल डिस्टेंस पे। इक्वेटोरियल लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन का, उसके एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट P हमने लिया है। उसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E प्लस सपोज कर लें, और निगेटिव चार्ज के वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E माइनस सपोज कर ले। इसको हम मार्क कर देते हैं E माइनस। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे होगा, पॉइंट P से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होगा, और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होगा पॉइंट P पे। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E प्लस और E माइनस। इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का हमारे पास दो मेथड है। एक, दोनों का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल निकाल लें। दूसरा, हम इन दोनों वेक्टर्स को E प्लस को और E माइनस को रिजॉल्व कर दें। तो रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल हमने थीटा सपोज कर लिया, तो बाई सिमेट्री ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये x, ये L, ये L, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल लिया है। E प्लस को रिजॉल्व करें तो इधर का कंपोनेंट हो गया E प्लस कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट हो गया E प्लस साइन थीटा। और E माइनस को रिजॉल्व करें तो इधर का कंपोनेंट हो गया E माइनस कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट हो गया E माइनस साइन थीटा। अब E प्लस होगा क्या? तो E प्लस इज इक्वल टू, E का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। Q अपॉन आर स्क्वायर, R कितना होगा? BP। R कितना होगा भाई? BP। तो BP स्क्वायर लिखना। BP स्क्वायर क्या होगा? L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो या फिर हम लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही E माइनस को अगर हम निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। R यानी AP का स्क्वायर। AP कितना होगा? X, AP स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से हम देखें तो E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। इस तरीके से E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और E प्लस कॉस थीटा, E माइनस साइन थीटा सेम डायरेक्शन में है। तो अगर हम लिखना चाहें E इक्वेटोरियल
कौन से लाइन पे भाई? इक्वेटोरियल लाइन पे। इज इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें बेटा तो E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा किस डायरेक्शन में है? माइनस आई कैप डायरेक्शन में है। भाई इधर वेक्टर आई कैप ले लें तो इधर क्या हो गया? माइनस आई कैप हो गया। और बाकी ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर लिखना चाहे तो प्लस ई प्लस साइन थीटा, ये किस डायरेक्शन में होगा? जे कैप डायरेक्शन में। और ई माइनस साइन थीटा माइनस जे कैप डायरेक्शन में है। तो यहां पे माइनस साइन होगा। चूंकि ई प्लस और ई माइनस इक्वल है तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। और ये कैंसिल आउट हो गया तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में एरो लगा रहे, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं माइनस, देखो E प्लस और E माइनस सेम है तो इस वैल्यू को रख दे तो ये क्या हो जाएगा? दिस टाइम्स कॉस थीटा प्लस दिस टाइम्स कॉस थीटा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि आई कैप के अपोजिट है। अब कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दे। इस 2 को काटेंगे नहीं भाई, इस 2 को हम यहां पे लेके आएंगे तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं बच्चों। ये हो गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा का वैल्यू देखें तो क्या होगा? यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है? L, और हाइपोटेन्यूज क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टाइम्स आई कैप। अब हम क्या करें? यहां तक नोट कर लिया सब लोगों ने? भाई सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां हमने हटा दिया, इसको इरेज कर दिया। अब इस टर्म को यहां लिख रहे हैं E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L, ये 2 इसके साथ भेज दिया, Q इंटू 2L अपॉन ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 आई कैप। यहां से देखें तो ये हो गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L क्या होता है बच्चों? P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसको P लिख देंगे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 आई कैप। ये हो गया हमारा ई इक्वेटोरियल वेक्टर फॉर्म में। अब अगर इस यूनिट वेक्टर को P के साथ कनेक्ट कर दें तो वो क्या बनेगा? वेक्टर P, यानी 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर p अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया ई इक्वेटोरियल। अब अगर केवल मैग्नीट्यूड हम लिखना चाहते हैं तो यहां से एरो हटा देंगे, यहां से माइनस साइन हट जाएगा। बेसिकली बच्चों होता क्या है, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था कि x इज वेरी वेरी लार्ज देन n। जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ये दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होता है। और लार्ज होता है तो हम क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एल स्क्वायर विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो उस केस में इफ, या फिर लिख सकते हो एज ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वेक्टर p अपॉन एक्स क्यूब। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट होगा। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, -q टू +q, इधर होता है, ये p का डायरेक्शन होता है। और जबकि E का डायरेक्शन किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, उसके अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन अपीयर हो रहा है। लेकिन अगर हम केवल मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन एक्स क्यूब, ये फार्मूला हो जाएगा। अब फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल का मतलब क्या हुआ बच्चों, जिसमें चार्ज के बीच का सेपरेशन टेंड्स टू 0 हो, यानी उनके बीच का सेपरेशन करीब करीब नेग्लिजिबल हो, तो उस केस में ये फार्मूला लगता है। यानी ये फार्मूला आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए है। किसके लिए है, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए है। तो फॉर आइडियल डाइपोल अगर हम ई एक्सियल देखें, जो लास्ट टर्म डिराइव किए थे, वो ई इक्वेटोरियल का निगेटिव टाइम्स होगा और डबल होगा, क्योंकि ई एक्सियल का जो डायरेक्शन होता है वो p का डायरेक्शन होता है और यहाँ 2p अपॉन एक्स क्यूब आता है। और इस केस में, इक्वेटोरियल केस में क्या है, -p अपॉन एक्स क्यूब। तो ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड में डबल होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर हम ये एरो हटा दें तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। बोर्ड में कभी कभी प्रूव करने के लिए आता है तो दोनों फार्मूला हम लिखेंगे और दोनों फार्मूला को कंपेयर करके ये प्रूव कर देंगे। तो ये हो गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जैसा हमने कल आपसे कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, एक तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए डेरिवेशन करेंगे जो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में है। लेकिन कंपटीशन में जो फार्मूला पूछा जाता है, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़ा सा जनरल है। यहां पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दे -q और +q, ऐसे दिखा दिया भाई, -q और +q। ये इसका इक्वेटोरियल लाइन है, ये एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन को एक्स एक्सिस ले ले,
इक्वेटोरियल लाइन को y एक्सिस ले लें और इलेक्ट्रिक डाइपोल हम सपोज कर लें ओरिजिन पे रखा है, यानी सेंटर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो ओरिजिन पे है। अब हमको किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जिस जनरल पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से कितना है r, और डाइपोल मोमेंट p से किस डायरेक्शन में है, थीटा एंगल पे है। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इसका फार्मूला हम करेंगे, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे अभी। हाँ, आगे इसका डेरिवेशन हम क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन हमको आना चाहिए। डेरिवेशन आपको जितना ज्यादा आएगा, जो टफ प्रॉब्लम्स हैं उनको करना उतना ही आसान होगा। यहाँ केवल हम फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये लाइन हमने एक्सटेंड कर दिया, वो सपोज कर लो इस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड E, और ये लाइन जो OP है, पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें। OP से, OP वाले लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाई एंगल बना रहा है। तो E के लिए फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन r/3। ये फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और डायरेक्शन क्या होगा, ओपी लाइन के साथ कितने एंगल पे होगा, उसके लिए फार्मूला है tan फाई इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। जहां पे थीटा ये एंगल है, ओपी लाइन का एंगल इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। तो अब हम इसको क्रॉस चेक करें, ये एक जनरल फार्मूला है, यानी यहां से हम एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सियल लाइन पे अगर हम आना चाहे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 हो जाए बेटा, तो पॉइंट P किस एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। उस केस में हमको E एक्सियल मिलेगा। E एक्सियल किसके लिए भाई, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। जनरल फार्मूला से हम ये दोनों फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए पॉइंट P यहां पे होगा, यानी एक्सियल लाइन का मिलेगा। तो थीटा यहां 0 पुट कर दे, और थीटा यहां 0 पुट करोगे तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो E एक्सियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अंडर रूट 1+3 cos 0 1, यानी 1 का स्क्वायर अपॉन r/3। तो ये 3 इंटू 1 3, 1 4, 4 का रूट 2, यानी ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r/3। और यही फार्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। अब फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए बेटा, तो पॉइंट P कहां पे पहुंच जाएगा, y एक्सिस पे, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे। और इक्वेटोरियल लाइन पे होगा तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यहां पुट करेंगे, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अंडर रूट 1 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन R क्यूब। अब लो भाई, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P, ये हो गया 3 इंटू 0, 0 प्लस 1, 1 का रूट 1, तो यहां पे P बचेगा अपॉन R क्यूब। और यही फार्मूला हम लोगों ने डिराइव करा था अभी अभी। तो ये जनरल फार्मूला है, वहां से दोनों केस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, ये सब जो फार्मूला बता रहे हैं ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है बेटा, लेकिन कंपटीशन में है, इसलिए ये तुमको याद रखना है। जो भी डेरिवेशन हम करा रहे हैं वो सीबीएसई के सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, लेकिन जो डेरिवेशन नहीं करा रहे, केवल फार्मूले लिखा रहे, वो आईआईटी में भी है, मेंस में भी है, नीट में भी है, तो आपको वो सारे फार्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट फार्मूला एक आता है, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए अगेन। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, यानी एक रिंग है, उस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। रिंग का ये एक्सिस है भाई, इस पे जो टोटल चार्ज दिया गया है वो Q है, और इसका रेडियस कैपिटल R। इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसके लिए एक फार्मूला, x डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे निकालना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा E। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होता, ये आपको पता है। अब ये E होगा कितना, किधर होगा, वो एक्सिस के अलोंग आउटवर्ड्स होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है। तो फार्मूला क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QX अपॉन x स्क्वायर प्लस रेडियस R स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का फार्मूला होगा। अब अगर यही हम देखें सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो एट सेंटर, स्पेशल केस हम लोग कर रहे हैं, फार्मूला आपको याद रखना है कंपटीशन के लिए, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। हाँ, आगे हम कहीं फिर इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कराएंगे, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा टफ क्वेश्चंस पे आएंगे तो ये डेरिवेशंस कराएंगे, क्योंकि डेरिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी। तो एट सेंटर, सेंटर पे अगर हम देखें बेटे तो x इज इक्वल टू क्या होगा 0, सो E इज इक्वल टू क्या होगा 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से देख रहा है बढ़ रहा है, लेकिन इंफिनिटी पे चले जाए तो अगेन यहां पे इंफिनिटी पे यानी लार्ज डिस्टेंस पे जाने का मतलब क्या है, सेकेंड केस हम कर रहे हैं, when x is very very large than r। अब क्या होगा, x is very very large than r है, तो ये r क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बहुत लार्ज होगा, तो आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें, तो उस केस में E का फार्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे भाई, ये आर स्क्वायर नेग्लेजिबल हो गया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो एक्स स्क्वायर यहां पे बचा,
और एक्स स्क्वायर के होल के पावर क्या है 3/2। तो पावर टू द पावर करेंगे तो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, ये 2 इंटू 3/2, तो ये कितना हो गया एक्स क्यूब, और ऊपर एक्स ही है तो एक्स अपॉन एक्स क्यूब, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी व्हेन एक्स इज वेरी वेरी लार्ज, तो ये फार्मूला अगर हम देखें तो ये फार्मूला पॉइंट चार्ज का ही फार्मूला आ रहा है। जब हम बहुत दूर चले जाएंगे तो ये रिंग हमको एक पॉइंट के तरीके दिखेगा और फार्मूला ये होगा। यानी लार्ज डिस्टेंस पे जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे 0 है और यहाँ आगे जा रहा है डिक्रीज कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं बीच में मैक्सिमा बना होगा। इस पे अगेन हम कंपटीशन में जब कराएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो वहां पे क्वेश्चन इस पे देंगे। तो ये क्लियर हो गया। बाकी आप अपने से करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, मैक्सिमा का कंडीशन लगा सकते हैं DE/dx = 0, वहां से डिफरेंशिएट करके कंडीशन निकाल के कर सकते हैं। आप अपने से ट्राई करिए, अगर आप कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये हम होमवर्क में दे रहे हैं, अदरवाइज आगे हम डिस्कस करिए। तो ये हो गया रिंग के लिए। अब अगर डिस्क है कोई, डिस्क का मतलब एक सर्कुलर डिस्क है, रिंग तो आप समझ रहे हैं रिंग क्या होता है भाई, जैसे चूड़ी है तो वो रिंग है, तो उस टाइप पे चार्ज दिया गया। और डिस्क का मतलब जैसे सीडी है वो डिस्क है, यानी उसके पूरे सरफेस पे चार्ज दिया गया है, इस तरीके से चार्ज दिया गया पूरे सरफेस पे। इसके वजह से अगर हमको कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके एक्सिस पे फाइंड आउट करना, ये सेंटर, ये एक्सिस हो गया भाई, इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। अगेन हम क्या कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये डेरिवेशंस आपको आने चाहिए जो कि हम आगे कंपटीशन के क्वेश्चंस जब कराएंगे IIT एडवांस लेवल के लिए तो वहां पे करेंगे। इस पॉइंट पे एक्स सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा। ये जो चार्ज दिया गया है सरफेस चार्ज, यानी उसके पूरे सरफेस पे चार्ज दिया गया है, तो हम इस चार्ज को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है बेटा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, यह आपको समझ में आना चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज कैपिटल Q सपोज कर ले या स्मॉल q अपॉन टोटल एरिया पाई कैपिटल R², ये टोटल इसका एरिया है और चार्ज Q सपोज कर ले, इसी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसी को हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट करा है, यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर मत समझ लेना। तो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यानी पर यूनिट एरिया, इस पे यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है भाई, सिग्मा कूलम है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E = सिग्मा अपॉन 2ε0 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ये इजिएस्ट फार्मूला जो आपको याद रहेगा। अब थीटा क्या, ये फिगर में हम दिखा दे रहे हैं, ये रेडियस r है, ये थीटा है, इसके पेरीफेरी से इस पॉइंट P को ज्वाइन कर दो, यहां पे जो एंगल थीटा बना बेटा यही थीटा है। अगर कॉस थीटा को लिखना चाहते हो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी फार्मूला तो ये याद रखना है। फर्दर कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे,
E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया भाई, x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन यहां पे हम कंडीशंस इंपोज कर सकते हैं, जैसे पहला स्पेशल केस ले लें, x इक्वल टू 0 यानी सेंटर पे, तो यहां सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी डिस्क के, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो सीबीएसई बोर्ड के भी सिलेबस में है और इसको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा, व्हेन x इज वेरी वेरी लार्ज यानी लार्ज डिस्टेंस पे चले जाए, x इज वेरी वेरी लार्ज देन r, उस केस में हम क्या करेंगे, x इज वेरी वेरी लार्ज देन r के केस में तो ये नेग्लेजिबल हो जाएगा, x अपॉन x यानी जो फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू 0। अगर वेरी वेरी लार्ज कर देंगे तो उस केस में इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तब 0 हो जाएगा। तो इसका एक और केस बनता है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। हाँ, यहाँ के लिए ये केस ठीक है, वो तो 0 इनफाइनाइट पे चले जाओगे तो 0 हो गए, तो उसको हम छोड़ देते हैं। सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ डिस्क। नेक्स्ट एक और फार्मूला कर लेते हैं जो रिजल्ट आप लोगों को याद होना चाहिए, और वो है एक सर्कुलर आर्क है जो इस सर्कुलर आर्क का ये सेंटर है और यहां से इस लाइन को ड्रॉ कर दें, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्या किया गया भाई, Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हमको फाइंड आउट करना है। ये रेडियस R सपोज कर ले, ये रेडियस R, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसका फार्मूला है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, R रेडियस, Q अपॉन R स्क्वायर पॉइंट चार्ज का यही फार्मूला होता है, इंटू साइन थीटा अपॉन थीटा। ये ध्यान रहे ये वाला जो थीटा है ये रेडियन में बेटा, ये अगर गड़बड़ कर गया तो आंसर गलत हो जाएगा। ये किस में है, रेडियन में है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ये होगा। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो इसका एक केस हम लेते हैं इस रिंग वाले का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो क्वेश्चन सब में बनते हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बहुत सारे फार्मूले बेटा, तो पहले हमको वो फार्मूले डिस्कस करने हैं। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग ले ले, इस सेमी सर्कुलर रिंग पे टोटल चार्ज स्मॉल q डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस रिंग का कैपिटल R। अब हमको बताना है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे क्या होगा। तो फार्मूला हम देखें तो यह है E इक्वल टू सर्कुलर आर्क की वजह से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये जो पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला है वो हमने लिख लिया, R यहाँ पे रेडियस है,
इनटू, अब अलग से ये याद रखना, साइन थीटा अपॉन थीटा। थीटा क्या था भाई, फिगर अगर याद हो तो ये जो मिड पॉइंट है यहां से दो एक्सट्रीम पॉइंट के ये जो रेडियस वेक्टर्स है इनका एंगल कितना बना, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो यहां पे ये हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन 90। साइन 90 क्या होता है भाई 1। अब इसको डिग्री में नहीं पुट करेंगे बेटा, यही हमने समझाया था, इसको किस में पुट करेंगे, रेडियन में। तो ये कितना, π/2 रेडियन, π/2। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ये हो गया 1/2π² इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर ये 90 डिग्री होता, अब सपोज कर लो ऐसे होता, अब भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता, ये चार्ज Q इस क्वार्टर सर्कुलर आर्क पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, अगेन फार्मूला यही लगेगा, देखिए हम लगा रहे हैं इसको। अब क्या करेंगे, यहां पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, तो ये 45 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया, पॉजिटिव चार्ज है तो इसी लाइन के लॉन्ग इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला यही लगना है, तो ये हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू थीटा कितना भाई 45 डिग्री। तो साइन 45 क्या होता है बच्चों, साइन 45 1/√2, 1/√2 अपॉन थीटा कितना है 45 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं पुट करेंगे, रेडियन में पुट करेंगे, π/4 रेडियन। तो ये हो गया 1/π²ε0, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये π² हो गया, π²ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहां √2 एक और आ जाएगा 1/√2, तो ये हो गया 1/√2π² इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो ये हो गया, तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो फार्मूले हमने पढ़े हैं, पॉइंट चार्ज का हो या इलेक्ट्रिक डाइपोल का हो, रिंग का हो, डिस्क का हो, ये ढेर सारे फार्मूले हम लोगों ने करे, और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के और भी इससे ज्यादा फार्मूले आने वाले हैं। तो वहां हमने करा क्या, हमने मैग्नीट्यूड निकाला और डायरेक्शन निकाला, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक मैग्नीट्यूड का था, लेकिन उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। विजुअलाइजेशन का मीनिंग हमारा क्या है कि जैसे अगर हम आपको काऊ बोले या एलिफेंट बोले तो आप वो एक इमेज बनाते हैं, या मैं बोलूं अ डॉग इज रनिंग, तो हर बच्चे के दिमाग में अलग अलग कलर का डॉग आ सकता है, लेकिन वो रन कर रहा होगा, चाहे वो ईस्ट डायरेक्शन में रन करे, वेस्ट डायरेक्शन में रन करे, नॉर्थ डायरेक्शन में वो रन करे, लेकिन हम इमेज बनाते हैं। तो वैसे ही जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो उस फार्मूले में कहीं वो इमेज नहीं दिख रहा है, आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है होता कैसा है। तो इसी को दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं पेपर के ऊपर,
या स्पेस में, उससे हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होता है, इसका मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज इमेजिनरी स्ट्रेट, not straight, imaginary, smooth, continuous line tangent at any point of which gives direction of electric field intensity at that point. यानी डिफिनेशन क्या करा, ऐसे हम स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व्ड लाइन या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो क्या देगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पे। ये इसका डिफिनेशन है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक एक प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी। जनरली टीचर ये पढ़ाते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद फुल स्टॉप। ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करता है या फिर इंफिनिटी से स्टार्ट करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, it starts, it ends on negative charge और infinity। ये कहां पे एंड करेगा भाई, नेगेटिव चार्ज पे एंड करेगा या इंफिनिटी पे एंड करेगा। जनरली टीचर इसको ऐसा पढ़ाते हैं, इट एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। इसको यही हम दिखाऊंगा कैसे इंफिनिटी पे होता है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम दो चार्ज के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। यहां बेटा एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये स्पेस इंफिनिटी तक फैला हुआ ऐसा मान ले, और यहां पे एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, जैसा कि आपने पहले पढ़ा हुआ है। भाई पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। क्यों रेडियली आउटवर्ड होगा, इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं और वो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे हम कहीं भी एक पॉजिटिव चार्ज रख दें तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा। इस पॉइंट पे रखेंगे ये इधर जाएगा, इस पॉइंट पे रखेंगे ये इधर जाएगा। इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा होगा, पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का जो कि आइसोलेटेड है, यानी उसके आसपास कहीं कोई चार्ज नहीं है। नेगेटिव चार्ज का देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो रेडियली इनवर्ड्स होगा। सो दिस इज रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली इनवर्स क्यों होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या डायरेक्शन होगा, उसके लिए उस पॉइंट पे हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किसी पॉइंट पे देखना तो हम हमेशा क्या रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पे यहां पे हमने रख दिया, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो ये डायरेक्शन यहां ऐसे होगा, यहां ऐसे होगा, यहां ऐसे होगा, यहां ऐसे होगा।
तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसका? निगेटिव चार्ज का। अब इस दोनों पॉइंट को यहीं पर डिस्कस करते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी। देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज से इंफिनिटी कर रहा, और इस केस में कहां से स्टार्ट कर रहा भाई? इंफिनिटी से स्टार्ट कर रहा है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी, देन इट एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। एंड कहां पे कर रहा है? तो यहां पे देखें नेगेटिव चार्ज पे एंड कर रहा है, और यहां पे कहां पे एंड कर रहा है भाई? इंफिनिटी पे एंड कर रहा है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। अब इसको अभी रहने देते हैं, इस दो प्रॉपर्टी पे आगे आते हैं, फिर इनको हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या करा? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई? स्ट्रॉन्ग होगा। ये देखिए यहाँ पे क्लोजली स्पेस्ड है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कोई भी चार्ज है उसके नजदीक जाए तो हमको पता है फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कम होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? क्लोज है। देन फिफ्थ, if electric field lines are far apart then electric field will be weak। देखें कैसे होगा? तो फार्मूला क्या कहता है? अगर पॉइंट चार्ज का ही हम ले लें तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। लार्ज डिस्टेंस पे जाओगे बेटा, आर का वैल्यू बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नीचे है तो फील्ड क्या हुआ? कम हुआ इंटेंसिटी। यहां फिगर में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में तो दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इनके बीच का स्पेसिंग इंक्रीज कर रहा है, यानी जहां स्पेसिंग ज्यादा होगा वहां फील्ड वीक होगा, और जहां स्पेसिंग कम होगा वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। एनी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए अभी हमने ड्रॉ किया था, कहीं कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे। किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। द रीजन इज वेरी सिंपल। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, सपोज करिए ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन क्या कह रहा है? गिव्स द डायरेक्शन द टेंजेंट at any point gives the direction of electric field intensity at that point। चलो भाई, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रॉ करें तो इधर आएगा, और इस लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी भी पॉइंट पे यूनिक डायरेक्शन होगा, इसलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हम रीजन क्या देंगे बेटा? बिकॉज if they intersect each other then at the point of intersection there will be two tangents giving two different directions of electric field intensity and that is not possible। सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे इसके हम आते हैं, दैट इज लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है भाई? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड है
तो इस केस में इक्वी स्पेस्ड का मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है सारे में। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। इट मींस यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी भी पॉइंट पे देखे, जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यहां पे भी सेम होगा। भाई अगर डिस्टेंस इनके बीच का घट रहा तब तो फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, किसके, फोर्स की वजह से। और अगर इनके बीच का स्पेसिंग बढ़ रहा है तो फील्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये कांस्टेंट है तो फील्ड क्या रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन यही होगा, कांस्टेंट होगा। सो दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड। अब कुछ एक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आगे उनका यूज आ सकता है या आने वाला है, वो आपको जानना चाहिए। अभी तक हमने आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज का ड्रॉ किया। अब एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल ले लें, यानी एक मेटल का स्फीयर है और कंडक्टर पे हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, तो इसका सेंटर ले लो और सेंटर से यहाँ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखा दो, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एकदम वैसा ही होगा जैसा कि पॉइंट चार्ज का होगा। ये इस तरीके से होगा, पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वही होगा, करेक्ट। अब अगर यही नेगेटिव चार्ज है, इस पे हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ना हो के बच्चों अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल का। ये क्या हो जाएगा, इनवर्स डायरेक्शन इस सब का हो जाएगा, रेडियली इनवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक दिस। ये हो जाएगा। नेक्स्ट केस लेते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज रख ले, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमने यहां रख लिया। पॉजिटिव चार्ज Q1, पॉजिटिव चार्ज Q2। हम ये सपोज कर ले कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, बाकी Q1 इक्वल टू Q2 पे क्या होगा वो हम आगे इसी में बता देंगे। तो Q1 ग्रेटर देन Q2। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको ड्रॉ करना है। बेसिकली होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है। तो अब यहां तो एंड करेगा नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहां से भी स्टार्ट होगा, यहां से भी स्टार्ट होगा। तो अब ये एंड कहां पे करेगा, इंफिनिटी पे करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, ऐसे हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दें, क्योंकि Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा इससे। अगर ये इक्वल होता तो मिड पॉइंट पे हम लाइन ड्रॉ करते, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते। क्योंकि इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल होंगी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी कैसी, तो ये इस तरीके से बेंड कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो ऐसे ड्रॉ कर देंगे।
अच्छा, ऐसे यहां पे भी ऐसे ही हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ज्यादा ड्रॉ किया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम ड्रॉ किया है। उसका रीजन ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या है बेटा, वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसके अलावा आपने कहीं कुछ पढ़ा हो, वो सारी चीजें गलत है। कुछ टीचर हो सकता है पढ़ाते हुए या कुछ बुक में आपने पढ़ा हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कहीं पढ़ा तो ये गलत है। बेसिकली क्यों हम इसको गलत कर रहे हैं, इसका रियलिटी क्या है, आप अच्छे बुक में पढ़ेंगे तो इस चीज को डिस्कस किया गया। जैसे सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन ले लें माइनस ई चार्ज। अब आता ये है भाई कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें। तो जब आपको एग्जाम में ड्रॉ करना होगा तो 6 से लेके 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या उससे ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं, 6 से कम नहीं ड्रॉ करना चाहिए। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके का फॉर्मूला। तो ये 10 टू द पावर माइनस 12 के ऑर्डर का होता है, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 12 हो गया। भाई सॉल्व करेंगे तो यही होगा ना, 10 टू द पावर 12। अच्छा, अब चार्ज हम इलेक्ट्रॉन का ले ले तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका ऑर्डर क्या, 10 टू द पावर माइनस 19। भाई कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गए, 10 टू द पावर माइनस 7। यानी आप इलेक्ट्रॉन, इस फार्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के लिए एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एक चार्ज है, दो चार्ज है, तो फिर ये रूल फॉलो करना होगा। अगर एक चार्ज Q के लिए हमने 10 ड्रॉ किया तो 2Q के लिए 20 ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से करेंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए भी हम कितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए कहीं कोई फार्मूला नहीं है। तो अब हमने इसमें ज्यादा क्यों ड्रॉ किया, उसका रीजन यही है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो हमने Q1 Q2 से ज्यादा दिखाया है, इसलिए Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो Q2 से ज्यादा होगा। अब मान लो यही दोनों निगेटिव चार्ज होता बेटे, ये दोनों क्या है भाई, निगेटिव चार्ज। अब कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यही होगा, बस डायरेक्शन इनवर्स कर देना भाई, बाकी कोई चेंज नहीं करना। क्योंकि हमको पता है कि नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां पे एंड करती है, नेगेटिव चार्ज पे। तो ये इस तरीके से एंड करेंगे, ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना भाई, ये हो गया। अच्छा, अब दो पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दो नेगेटिव चार्ज ले लिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं। अब क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और पोलैरिटी यानी साइन अपोजिट होता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, डाइपोल के लिए हम ड्रॉ करना है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस Q माइनस Q चार्ज है, तभी हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं। तो अब अभी जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग जितना इससे पॉजिटिव, जितना इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना इसका होगा उतना इसका होगा, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट करेगा, यहाँ पे एंड करेगा। तो ये इस तरीके से हो गया। कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको, कैसा होगा भाई। तो इसको ऐसे दिखा दिया,
यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम दिखा रहे हैं, ये एंड यहीं पे आके करेंगी, ये एंड इसी नेगेटिव चार्ज पे ही आके करेगा भाई। लेकिन हमने पूरा नहीं दिखाया। पूरा क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए, ऐसे घूम के जाएगा, ये ऐसे घूम के जाएगा, ये ऐसे घूम के जाएगा, तो हम उसको कंप्लीट भी दिखा सकते हैं। भाई इसको हम ऐसे कंप्लीट दिखा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कंप्लीट दिखा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना होगा तो बोर्ड कम पड़ जाएगा। आप अपने कॉपी पे ड्रॉ करोगे तो कॉपी का स्पेस कम पड़ जाएगा, उसका सरफेस कम पड़ जाएगा। जैसे ये इंफिनिटी से इधर से जाएगा और फिर यहां से इंटर करेगा इसमें। क्लियर है? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, अब क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि इस वाले केस में तो जितना पॉजिटिव चार्ज से निकला उतना ही एंड किया नेगेटिव चार्ज पे। तो यहां पे हम देख लेते हैं, और ये बहुत साल पहले आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका और मेडिकल के हर एग्जाम में उसके बाद आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या यहाँ पे हम लिख देते, ये मेंस में भी आया हुआ, ये Q1 और ये Q2 चार्ज लिखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ। ये ऐसे ड्रॉ किया हुआ, यहां पे ऐसे एंड कर रहा है, ये एंड कर रहा है। कुछ ऐसे दिखा देते हैं, यहां टच नहीं करेगा, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड आउट Q1 अपॉन Q2। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Q1 अपॉन Q2 होगा क्या, ये एग्जाम में आया हुआ था। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बनाया नहीं गया था, ये हमने आपके लिए बना दिया कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करता, नेगेटिव चार्ज पे एंड करता, ऐसे ये क्वेश्चन है। तो ये हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करता, नेगेटिव चार्ज पे एंड करता, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, Q1 अपॉन Q2 निकाले तो अभी हमने बताया Q1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या फिर हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम इसमें काउंट करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पे कितना एंड कर रहा है बच्चों, नेगेटिव चार्ज पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कर रहा है नेगेटिव चार्ज पे, तो यहां पे हमने लिख दिया 8। अच्छा, यहां पे कितना स्टार्ट कर रहा है, यहां से काउंट करें भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, इसको हमने काउंट कर लिया, 11 है, तो ये हो गया 11। सो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू दिस, पार्शियली करेक्ट आंसर। लेकिन अभी भी ये आंसर गलत है, क्योंकि Q1 अपॉन Q2 निकालना है। बेसिकली ये क्या है, मॉड Q1 अपॉन Q2। यहाँ पे साइन अभी हमको लेना होगा, ये नेगेटिव होगा, तो करेक्ट आंसर इसका होगा -11/8। इस फार्मूले का अब सिग्निफिकेंस आपको समझ में आया। चलिए भाई, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता कहां। तो बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। लेकिन सर्टेन रीजन में, एक लिमिटेड रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट हम ले लें, ये आपको लाइन जैसा दिख रहा है, लेकिन हमने इसको ड्रॉ किसको किया, इसी बोर्ड को ड्रॉ किया है।
और हम देख कहां से रहे, एज से, एक किनारे से इसको देख रहे हैं, तो ये बोर्ड हमको ऐसा दिखेगा। ये हम मानना है कि इनफाइनाइट एक्सटेंट का है, हमने फाइनाइट एक्सटेंट का दिखाया, यहां से यहीं तक ड्रॉ किया, लेकिन ये इधर इंफिनिटी तक गया और ये इधर इंफिनिटी तक गया। अब अगर हम इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दें, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, और वो दोनों तरफ होगा बेटा, इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे और इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। सो इट विल प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है, एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरा इसका साइज इनफाइनाइट तक है। हाँ, अगर साइज इनफाइनाइट तक नहीं है, फाइनाइट रीजन तक है, ऐसे हम ले लें, तो फिर एंड करेक्शन छोड़ दे, यानी इन एंड्स को छोड़ दे, यहां पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा भाई, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज के तरीके बिहेव करेगा, तो यहां पे फील्ड ऐसे नॉन यूनिफॉर्म प्रोड्यूस हो जाएगा, यहां पे और यहां पे एंड्स पे, एंड के रीजन में फील्ड क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, बाकी रीजन में यूनिफॉर्म होगा सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस तक। कितना स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल, यानी ये डिस्टेंस इसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो, लेकिन जब दूर चले जाएंगे तो ये फिर क्या करेगा, एक दूसरे से दूर जाने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी डाइवर्जिंग हो जाएगा। हाँ, स्मॉल स्पेस में यूनिफॉर्म होगा। दूसरा, दो चार्ज ले ले, दो शीट हम ले लें, भले ही स्मॉल डायमेंशन का हो, लेकिन अगर इनके बीच का स्पेसिंग बहुत कम रख दें, ये स्पेसिंग d इज वेरी वेरी लेस, it is very very less as compared to length or breadth of this plate, length और breadth, इस प्लेट के लेंथ और ब्रेथ से बहुत कम है ये डी। अब एक को हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज और एक को दे दिया नेगेटिव चार्ज, ये बन गया भाई कैपेसिटर, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये दोनों मेटल प्लेट है और मेटल प्लेट है भाई, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो चार्ज आपने बाहर दिया हो या अंदर दिया, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके अंदर वाले सरफेस पे आ जाएंगे, बाहर कोई चार्ज नहीं होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड करता है, तो यहां पे भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन लेकिन ध्यान रखिए, यहां एंड वाले रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो एंड को हम छोड़ दें, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो अगेन बेंड कर जाएगा, तो इस तरीके का हो जाएगा, बाकी यूनिफॉर्म होगा। यहां पे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, जो कि हमने सिंगल पॉजिटिव प्लेट के लिए दिखाया था, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों तरफ थी, पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट कर रहे थे, इंफिनिटी पे एंड कर रही थी। यहाँ पे चूंकि चार्ज इक्वल है, तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे एंड करेंगे, संख्या बराबर है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए ये इधर से इधर एंड कर जाएगा, बाहर की तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा, यानी कैपेसिटर के बाहर के प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, जीरो होगा यार। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है तो फील्ड होगा कहां से, फील्ड तो वहां होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विजुअलाइजेशन का मजा है। इस फिगर को हम देख के बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां पे है कहां पे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है कहां पे नहीं है, कहां वीक है कहां स्ट्रॉन्ग है। एक और केस ले लेते हैं, जैसे वीक स्ट्रॉन्ग की बात है तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें,
ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं भाई। ये डायरेक्शन हमने दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब हम 3 पॉइंट ले लें यहाँ पे। एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, इसको नाम दे दे बी, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, इसको नाम दे दे सी, और एक पॉइंट हमने यहां ले लिया भाई, इसको नाम दे दे ए। ये इस तरीके से है बच्चों। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए अरेंज द पॉइंट्स ए बी सी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी ए बी सी को हमको ऐसे अरेंज करना जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे कम है उसको पहले लिखना है, जहां उससे ज्यादा उसको बाद में, जहां सबसे ज्यादा उसको लास्ट में लिखना है। तो यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट सी के विसिनिटी में देखें, इसके आसपास देखें भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या सबसे दूर दूर है, यानी ई पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पे सबसे कम होगा, उससे ज्यादा कहाँ होगा, तो यहाँ स्पेसिंग ज्यादा, यहाँ कुछ स्पेसिंग लाइंस की कम हो गई है, यानी उससे ज्यादा बी पे होगा। और ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा क्लोज्ड है, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होगा। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसको आगे ये फील्ड लाइंस का यूज करेंगे आगे जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, और फिर कुछ और फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिराइव करेंगे, वहां पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज आएगा। तो इसको अब हम इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते। अब दो छोटे छोटे टॉपिक है जो जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो सॉलिड एंगल, फिर टाइम होगा तो एक और टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज सॉलिड एंगल हम डिस्कस कर लेते हैं, आज रहने देते, नेक्स्ट क्लास में फिर एरिया वेक्टर डिस्कस करेंगे बेटा। तो आज केवल सॉलिड एंगल डिस्कस करते हैं। तो अब एंगल जिसको आप एंगल कहते हैं, अभी तक एंगल कहते आए हैं, बेसिकली वो प्लेन एंगल है। हमने क्या पढ़ा भाई, प्लेन एंगल, जिसको सिंपली एंगल कहते थे। और वो होता क्या है, तो ये एक सर्कुलर आर्क ले लें, यहां पे इसका सेंटर है, इसको ऐसे मिला दिया हमने, ये रेडियस आर, आर्क का लेंथ एल, ये एंगल थीटा। तो एंगल थीटा या प्लेन एंगल थीटा कैसे डिफाइन किया गया है, आर्क अपॉन रेडियस, ये इस तरीके से डिफाइन किया गया बेटा। अब ये जो एंगल है किसमें, यूनिट इसका क्या रेडियन में है, ये ध्यान रखना बच्चों, ये किसमें है, रेडियन में। प्लेन एंगल किसमें है, रेडियन में है। इसको हम पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सॉलिड एंगल थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, उसके बारे में सोचना, इमेजिन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब ये बताइए क्या ये जरूरी है कि ये सर्कुलर आर्क होना चाहिए और यहाँ सेंटर पे ही हम प्लेन एंगल निकालें? Yes, if this L is large, this is a necessary condition. But अगर वही लेंथ बहुत स्मॉल है, यानी एक ऐसे हम ले लें, कोई भी ऐसे कर्व है और इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट है, क्योंकि इसका हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज कर रहा है, हम स्पेस में किसी भी पॉइंट पे इसका एक स्मॉल सेगमेंट ले लें, एलओजी, स्मॉल सेगमेंट हो गया, ये इसको हम नाम दे रहे हैं डीएल। अब हमको बताना है कि ये डीएल यहां पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो कैसे करेंगे, यहां से इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये 90 डिग्री है, इसको आर सपोज कर लें। अब इस दोनों एंड को ऐसे मिला दिया बेटे, ये एंगल जो बना रहा डी थीटा,
इज इक्वल टू DL अपॉन R। एंड DL क्या है, टेंड्स टू जीरो है, इतना स्मॉल है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, टेंड्स टू जीरो, वो एक स्ट्रेट पोर्शन है। अब ये भी हमको रेडियन में एंगल देगा, सो इट इज इन रेडियन। कंडीशन ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका प्रोजेक्शन लेंगे। ये जैसे हमने मान लो स्मॉल सेगमेंट यहां पे ले लिया, दिखाने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वो स्मॉल सेगमेंट है और हमको इस पॉइंट पे निकालना कि ये एंगल कितना बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये DL है, यहां से इसके मिड पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया, यहां से ये लाइन ज्वाइन कर दो और यहां से इस एंड को ज्वाइन कर दो, ये जो एंगल हुआ यही D थीटा हुआ भाई। ये बेटा जो पढ़ा रहे ये सारा का सारा एडवांस के लिए, मेडिकल के स्टूडेंट ना घबराए, वहां पे ऐसा चीज नहीं आएगा। अब ये एंगल होगा क्या, D थीटा, ये डिस्टेंस R है, दिस इज R। तो अब क्या हम DL लेंगे, नहीं ऐसा नहीं बेटा, इस केस में इस DL का प्रोजेक्शन लेंगे, यानी इसको आगे बढ़ा दिया, ये ऐसे लेंगे, ये वाला DL, ये वाला लेंथ यहां कंसीडर करेंगे। तो इस लेंथ, क्योंकि ये वाला लेंथ क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये लेंथ कहीं ना कहीं कुछ दिया होगा ऐसा कि वो लेंथ निकल जाएगा। जैसे ये DL है, ये एंगल हमको पता चल रहा है, ये वाला एंगल, तो उसको हम निकाल सकते हैं, ये क्या होगा, DL cos थीटा हो जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा, तो इसको आगे हम एक्सटेंड कर दें, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इस दोनों के बीच का अगर एंगल दिया हुआ है, यानी ये DL का डायरेक्शन हम ऐसे ले लें और ये वेक्टर R का डायरेक्शन ऐसे ले लें, तो ये एंगल हमको गिवन है, तो ये अंदर वाला एंगल मिल जाएगा, अंदर वाला एंगल मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, तो उसका कॉस प्रोजेक्शन ले लेंगे। तो इसको हम DL परपेंड से दिखा रहे हैं, यानी DL का वो कंपोनेंट जो R के ऊपर परपेंड है अपॉन R। दिस इज प्लेन एंगल, ये क्या है, प्लेन एंगल। जो छोटी छोटी चीजें बेटा एडवांस्ड के बड़े मुश्किल सवाल में आपको परेशान करती हैं, हमने ये डिस्कस कर दिया, कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसका यूज आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। अब सॉलिड एंगल क्या है, प्लेन एंगल तो हो गया, सॉलिड एंगल क्या है। तो सॉलिड एंगल क्या है बेटा, जैसे कोई एक सरफेस, स्मॉल सरफेस ले लें, यहां पे हमने लाइन सेगमेंट लिया था, एक स्मॉल सरफेस ले लें, ये स्पेस में हमने एक पॉइंट ले लिया कहीं पे भी, वो यहाँ पे कहीं पे भी ले लिया, तो ये हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे जैसे दिखा रहे हैं इस तरीके से दिखा दिया, ये दिखा दिया। पॉइंट O पे ये कितना सॉलिड एंगल क्रिएट करता है, इसका मतलब हुआ कि इसके पेरिफेरी से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो एक कोन टाइप का शेप बनेगा, और वो जो कोन टाइप का शेप बनेगा, तो इस पॉइंट पे कोन के अंदर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करें, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। उसी को हम क्या कहेंगे भाई, सॉलिड एंगल। तो यहां से इसको ऐसे हम ज्वाइन कर दें और फिर कुछ लाइंस इधर वाले पे ड्रॉ कर दें, तो यहाँ पे जो कोन इस टाइप का बना, इसी को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। इस सॉलिड एंगल को हम D ओमेगा से रिप्रेजेंट करना है, इज इक्वल टू, अब ये जो इस पॉइंट से इस एरिया के सेंटर पे आ जाए ऐसे, और इसको हम नाम दे दे बेटा R, यानी ये यहां से यहां डिस्टेंस R है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है, इस पॉइंट तक का, सेंटर तक का, वेक्टर R नाम दे दें। और ये जो एरिया है इसका सपोज करो इस एरिया पे नॉर्मल ड्रॉ करें, तो ये डायरेक्शन है, DA नाम दे दें। एरिया कितना, DA, और डायरेक्शन क्या है, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यही समझ लीजिए कि कोई प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर दे, वही उसके एरिया का डायरेक्शन होता है। बाकी ये तो इसका मैग्नीट्यूड दिखा गया, इसका एरिया। ये एंगल हम थीटा सपोज कर लें,
तो सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन किया गया है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जैसे वहां पे अभी हमने डिस्कस किया था डी एल परपेंडिकुलर अपॉन आर, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो डीएल और आर का डायमेंशन सेम है, डायमेंशनलेस आ गया। ऐसे यहाँ पे एरिया है एल स्क्वायर, इसका डायमेंशन होगा, नीचे आर स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन एल स्क्वायर हो गया, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। तो सॉलिड एंगल का ये फार्मूला है। डी ए क्या है, ये इस सरफेस का एरिया, और आर क्या है, इस पॉइंट से जिसपे हम सॉलिड एंगल निकाल रहे हैं सरफेस की वजह से, उसका डिस्टेंस इसके सेंटर से। थीटा क्या है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है इसके डायरेक्शन, इसको वेक्टर आर हम नाम दे रहे हैं, और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि उसके सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दें, वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। भाई जैसे इस बोर्ड पे अगर हम देखें, ये बोर्ड के एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दें, सो दैट विल बी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस जैसे ये हमने लिया, तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, एलो जी, ये ऐसे हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। ये हमने एक यहीं पे पढ़ी, ये देखिए दिखा देते हैं, ये क्या भाई, एक कॉमिक्स है, फिगर शायद दिख रहा हो आप लोगों को। तो इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या, ये चौक हमने जो दिखा ये है। अब इसको हमने ऐसे कर दिया तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अपवर्ड्स हो गया, इसको ऐसे कर दिया तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया, इसको ऐसे कर दिया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया। तो इतना आप समझ लीजिए, बाकी नेक्स्ट टर्म हम इसको डिटेल में समझाएंगे। तो थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और आर के बीच का एंगल। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, डी ए आर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे कैसे लिख दिया बेटा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो डी ए डॉट आर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आर। भाई यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर वो क्या होगा, 1 होगा इनटू कॉस थीटा, यही वाला फार्मूला आ गया, क्योंकि यूनिट वेक्टर आर क्या होगा, 1 होगा मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए डॉट वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ये सॉलिड एंगल का फार्मूला हो गया। तो मोस्ट जनरल फार्मूला ये है बेटा, अगर हमको वेक्टर फॉर्म में पता, अगर एंगल पता है तो ये होगा। अच्छा, अब एक चीज और डिस्कस करते हैं, फिर खत्म कर देते हैं। जैसे सर्कल सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट करता है भाई, 2 पाई रेडियन। प्लेन एंगल कितना क्रिएट करता है, 2 पाई रेडियन। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल क्रिएट करेगा, 4 पाई रेडियन। सॉलिड एंगल सॉलिड स्फीयर अपने सेंटर पे कितना क्रिएट करेगा भाई, ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे 4 पाई रेडियन। सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट करेगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और आगे बढ़े तो ये सर्कल अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल क्रिएट करेगा, अगेन 2 पाई रेडियन। सर्कल अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल क्रिएट करेगा, 2 पाई रेडियन। तो ऐसे ही स्फीयर अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल क्रिएट करेगा, 4 पाई रेडियन। अब इसी को और जनरलाइज कर दें तो किसी भी शेप का बॉडी हो, ये हमने सर्कल या सॉलिड स्फीयर या स्फीयर डिस्कस किया, एक स्क्वायर ले ले या रेक्टेंगल ले ले या किसी भी शेप का प्लेन का सरफेस ले ले, तो अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे कितना प्लेन एंगल बनाएगा, कहीं से भी हम चले रोटेट करके आएंगे 2 पाई रेडियन, यही एंगल बनाएगा।
ऐसे ही कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट या हॉलो ऑब्जेक्ट, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रेगुलर हो या इरेगुलर, रेगुलर का मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, पैरेललोपाइप, सॉलिड सिलेंडर, कोन, अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल क्रिएट करेगा, 4 पाई रेडियन। और अगर वो इरेगुलर शेप का है, यानी एक प्लास्टिक वाला बॉल ले ले, अपने अंदर कितना सॉलिड एंगल क्रिएट करेगा, 4 पाई रेडियन। लेकिन अगर उसी को हम दबा दे बेटा, जैसे बलून है, उसको दबा दो या स्वेल कर दो, छोड़ दो, किसी भी शेप में कर दो, अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल क्रिएट करेगा, 4 पाई रेडियन। ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ये केवल एडवांस्ड लेवल के लिए है, मेंस के बहुत ही टफ क्वेश्चन में ये माना जाएगा। आगे कहीं न कहीं जो बहुत ही टफ क्वेश्चंस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वहां पे इसका यूज आएगा। नीट के लिए केवल इतनी जानकारी, इतना इंफॉर्मेशन ही सफिशिएंट है। चलिए भाई, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन यू स्टे हेल्दी, do hard labor, so we will meet again next time.